ओके, थैंक यू। हाय एवरीवन, मैं रश्मि आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर के इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं आज आपको लेक्चर में कवर करूंगी एसिम्प्टोटिक नोटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ योर सब्जेक्ट। ओके, पिछला जो भी लेक्चर अभी तक हम लोग का चल रहा है वो सब कुछ आपका चल रहा है किसके लिए? एल्गोरिदम एनालिसिस के लिए। एंड टुडे हम लोग इस एनालिसिस को आज यहाँ समाप्त करेंगे और कल के लेक्चर में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर शुरू करेंगे और उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो ये बहुत ध्यान से समझने वाला लेक्चर है, आप लोग बड़े प्यार से इसको समझते रहिएगा। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्यों इसका नाम रखा गया? आप लोग कहोगे कि मैम क्योंकि सारे जो कंप्यूटर है हमारे उसके सबके कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, सबका स्पीड अलग अलग है, तो उसको हम लोग एज्यूम नहीं करके इसको बनाते हैं, है ना। और ये प्रायर एनालिसिस है, ये पोस्टीरियर नहीं है। आपने एल्गोरिदम बनाया, अब आप वेट नहीं करने जा रहे हो कि उसको मशीन पर रन करें फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। तो आज जो बात करेंगे हम लोग वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसके लिए 3 मैथमेटिकल नोटेशन आपको दिया गया है। पहला नोटेशन है आपका बिगो नोटेशन, वेरी सिंपल, बड़ी आराम से समझ में आएगा, सिंबल देख के घबराना नहीं है आप लोग को। तो देखिए ये जो बिगो नोटेशन है ये कहता है किसी भी एल्गोरिदम के अपर बाउंड को ये बताता है। अपर बाउंड का मतलब आप लोग को समझ में नहीं आया। अपर बाउंड का है मतलब है कि किसी भी एल्गोरिदम को रन करने में जो मैक्सिमम टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड अपर बाउंड। अब आप कहोगे मैम एल्गोरिदम है तो रन करने का टाइम तो कॉमन ही लगना चाहिए, तो मैं कहूंगी ऐसा नहीं है। इसी बात को मैं समझा रही थी लास्ट वीडियो में और वीडियो बीच में ही खत्म हो गया था, ठीक है। तो मैं उसको अभी कंटिन्यू करती हूँ। देखिए, और इसी जो सबसे ज्यादा टाइम लगता है ना, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं अपन, वर्स्ट केस एनालिसिस। कि ये भाई ये तो सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा तो टाइम लगना नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वर्स्ट केस एनालिसिस, ठीक है। तो ये बिगो नोटेशन है, इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अब वर्स्ट केस एनालिसिस ये कैसे हो सकता है कि एक ही एल्गोरिदम में अलग अलग टाइम कैसे लगेगा? तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सपोज आपके पास 10 आइटम रखा हुआ है, चलो आप 10 किताबें एक एक करके रख लिए हो, ठीक है। अब उसमें क्या, आपको कोई बुक आपको ढूंढनी है, आपने आपने आप क्या करोगे? तो आप कहोगे मैम हम जाएंगे और सबसे पहला बुक को चेक करेंगे कि जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो है कि नहीं। अगर वो बुक मेरा मिल गया तो मैं आगे के 9 बुक को सर्च नहीं करूंगा, यही करोगे ना आप? भाई जब आपका पहले ही बुक आपको मिल गया कि वही बुक आपको सर्च करना है तो बाकी के 9 को देखने की जरूरत ही क्या है? तो ये जो फर्स्ट टाइम आपको बुक मिल गया, पहला किताब को आपने मैच किया और वही किताब आपका मैच हो गया, तो इसको कहते हैं बेस्ट केस एनालिसिस। समझ गए आप लोग? तो उसको बेस्ट केस को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग थीटा ओमेगा नोटेशन से। देखिए यहाँ मैंने उसको कवर किया है, ठीक है। ये आपका बेस्ट केस नोटेशन है ओमेगा। ओमेगा से अपन रिप्रेजेंट करेंगे बेस्ट केस को कि इससे कम टाइम नहीं लगेगा। आप तो भाई कम से कम एक किताब सर्च करिएगा ना, एक तो मैचिंग होगा, उससे कम तो नहीं लगेगा टाइम। तो जब एकदम सिंगल यूनिट टाइम लगता है, मिनिमम टाइम लगता है सर्चिंग में या उस काम किसी काम को करने में, तो उसको बेस्ट केस एनालिसिस कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब वर्स्ट केस क्या है? आपने एक बुक को मैच किया, नहीं मिला, फिर आपने क्या किया, दूसरे बुक को मैच करना शुरू किया, नहीं मिला, फिर आपने क्या किया, तीसरे बुक को मैच करना शुरू किया, नहीं मिला, चौथे बुक को मैच करना शुरू किया, नहीं मिला, पांचवें बुक को मैच करना शुरू किया, नहीं मिला, छठे बुक को मैच किया, नहीं मिला, सातवें नहीं मिला, आठवें नहीं मिला, नौवें नहीं मिला, 10वां में मिल गया। तो 10 में कहोगे कि मिलना जरूरी है क्या? नहीं भी मिल सकता है। तो नहीं भी मिला तो आपको पूरे 10 के 10 तो सर्च करने पड़े ना। अब इससे ज्यादा आपके पास बुक ही नहीं है तो आप 11वां तो सर्च करेंगे नहीं। तो यही कहलाता है वर्स्ट केस, कि इससे ज्यादा आपका सर्चिंग होना ही नहीं है। कहने का मेरा मतलब ये है कि किसी भी एल्गोरिदम को किसी भी इनपुट पर काम करने में जो सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, उससे ज्यादा लग ही नहीं सकता है, उस एनालिसिस को वर्स्ट केस एनालिसिस कहा जाता है। समझ रहे हैं आप सभी बच्चे? तो ये इसी चीज को डिनोट किया जाता है बिगो नोटेशन से। बड़े प्यार से धीरे धीरे समझिए, पढ़ाई को एंजॉय कीजिए, बॉदर मत होइए, है ना। ये सब कहानी और बातों की तरह इसको एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि भाई अगर पहली किताब मिल गई तो अपन कहेंगे कि ये बेस्ट केस हो गया। 10 में से अगर 10 को सर्च करना पड़ गया तो उसको अपन कहेंगे वर्स्ट केस एनालिसिस, ठीक है। तो चलिए, जो बेस्ट वर्स्ट है, जिसमें सबसे अधिक टाइम लगेगा, मैक्सिमम टाइम टू रन योर एल्गोरिथम, दैट इज कॉल्ड वर्स्ट केस एंड डिनोटेड बाय बिगो नोटेशन। चलिए आगे मूव करिए। अब क्या है, यहाँ पर देखिए आपको एक डायग्राम हमने बनाया है।
इस डायग्राम को आराम से समझेंगे, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्या है ये सब चक्कर। तो देखिए इसको समझने के लिए ये मैंने क्या किया है, ये एक्सिस है आपका टाइम एक्सिस, ठीक है, और ये एक्सिस आपको दिखा रहा है इनपुट का एक्सिस, ठीक है, कि आपने इनपुट 2 लिया, 10 लिया, 100 लिया, 1000 लिया, क्या लिया वो इस एक्सिस पर दिखाएंगे और इस पर टाइम दिखाएंगे। अब क्या है कि ये आपका गिवन फंक्शन, ये जो f ऑफ n लिखा हुआ है, दिस इज द फंक्शन ऑफ विच इज गिवन टू यू। अब ये फंक्शन n लिखा हुआ का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है वो इनपुट के टर्म में आपको दिया हुआ है। इसको आराम से समझिए, घबराइए नहीं। जैसे देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जैसे अगर लेट सपोज कि आपको मैम आपका फेस फुल स्क्रीन पर आ रहा है और नोट्स शॉर्ट स्क्रीन पे, नोट्स को फुल स्क्रीन कर दीजिए। नहीं, फुल स्क्रीन पर नोट्स ही है, फुल स्क्रीन। नो मैम नहीं आ रहा है। सबको साथ यही समस्या आ रही है क्या? नो मैम आ रहा है, फुल स्क्रीन है स्क्रीन। नोट्स फुल स्क्रीन है ना? यस मैम। हाँ, फुल स्क्रीन पर ही मेरे साइड से किया हुआ है, आप लोग अपने साइड से चेक कर लीजिए। खैर, तो चलिए यहाँ पर देखिए आपका क्या मैं बता रही थी कि ये जो फंक्शन है देखिए, है ना, ये फंक्शन जो है आपका, ये मान लीजिए आपका दिया हुआ इनपुट के टर्म में क्या 2nq प्लस n। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 1 इनपुट दिया तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 + 1 3, ठीक है। आपने 2 इनपुट किया, 2 इनपुट किया मतलब क्या, नंबर ऑफ इनपुट आपके एल्गोरिदम का 2 है। देखिए इस फंक्शन को पहले समझिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर q यानी 8 दूना 16, 16 + 2 18 हो जाएगा इस फंक्शन का वैल्यू, समझ रहे हैं। तो ये जो फंक्शन f ऑफ n है, दिस इज गिवन टू यू इन टर्म्स ऑफ इनपुट, ओके। अब ये कैसे निकाला जाता है इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे अलग से। फिलहाल आपने समझा कि दिस इज गिवन टू यू वन फंक्शन विच इन टर्म्स ऑफ इनपुट वैल्यू, ठीक है। तो ये इनपुट वैल्यू का जो फंक्शन है, ये देखिए f ऑफ n, ये क्या है, और ये जो है c इंटू जी ऑफ n, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये गिवन रहेगा और c इंटू जी ऑफ n क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट करेंगे। तो बिगो फंक्शन, बिगो नोटेशन क्या कहता है कि ये जो ये एक पर्टिकुलर टाइम आएगा, ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये पर्टिकुलर पॉइंट, ये n के वैल्यू के लिए, देखिए n का वैल्यू तो कुछ भी होगा, तो n का जो k वैल्यू है इसके लिए ये जो आपका जो ग्राफ है, ये f ऑफ n यहाँ के बाद हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा, और c ऑफ gn हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, बिगो नोटेशन के लिए, ठीक है। और ये k से जो पहले का ग्राफ आपको दिखा रहा है, ये क्या कर रहा है कि इसमें कभी c इंटू gn ज्यादा रहेगा, कभी f ऑफ n ज्यादा रहेगा, कभी कम रहेगा, लेकिन इस पर्टिकुलर k के वैल्यू के लिए, और ये k का वैल्यू क्या है, ये इनपुट का वैल्यू है, समझ रहे हैं। तो इस k के वैल्यू के लिए हमेशा क्या होगा, k के वैल्यू के बाद से, ठीक है ना, कि इसके बाद से f ऑफ n हमेशा क्या होगा, g ऑफ n से छोटा रहेगा। यही इस बिगो नोटेशन का पर्पस है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आराम से समझिए। देखिए आपको करना क्या है कि ये जो फंक्शन आपको f ऑफ n दिया हुआ है, इससे आपको g ऑफ n कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब g ऑफ n कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो दिस इज मेन पर्पस ऑफ दिस, ये आपको नहीं को करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, तो देखिए ये जो अपर बाउंड है बिग टर्म का, तो यहाँ पर देखिए ये फंक्शन आपको तो पता है कि 2nq प्लस n दिया हुआ है, ये हमेशा दिया रहेगा, आपका कुछ भी हो सकता है। ये वैल्यू 2nq प्लस 3 ले सकते हैं, 2nq प्लस 2nq के पावर 4 ले सकते हैं, प्लस n कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो f ऑफ n फंक्शन है, ये हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू c इंटू जी ऑफ n के, है ना। देखिए g ऑफ n क्या है, ये वाला ऊपर वाला लाइन आपको c इंटू जी ऑफ n दिखा रहा है, और नीचे वाला लाइन क्या दिखा रहा है, f ऑफ n दिखा रहा है, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है कि इस f ऑफ n के लिए g ऑफ n का वैल्यू क्या होगा, क्लियर। तो चलिए देखते हैं हम लोग g ऑफ n का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको आप पहले लिख दीजिए प्यार से, क्या लिख दीजिएगा, 2nq प्लस n, ये तो गिवन है, लेस देन इक्वल टू cgnq, यहाँ हमने लिखा है। n का पैरामीटर हम क्या ले लिया है, देखिए ये nq ले लिया हमने, ये nq का वैल्यू, ये g ऑफ n फंक्शन का हम कुछ इस तरह लिखे
कि ये लेफ्ट साइड वाला हमेशा क्या हो, छोटा हो, और राइट साइड वाला क्या हो, हमेशा बड़ा हो। तो यहाँ देखिए आपका क्या है, ये इस तरफ क्या लिखा हुआ, देखिए 2n³ प्लस n लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 2n³ प्लस n लिखा हुआ, और इस तरफ आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 3n³। तो देखिए ये 3n³ कैसे आएगा, ये जब 3n³ लिखा रहेगा तभी इसकी वैल्यू क्या है, हमेशा छोटा रहेगा। आपको यही चाहिए ना कि f ऑफ n क्या है, हमेशा छोटा है राइट साइड से, है ना। राइट साइड किसको दर्शा रहा है, ये ऊपर वाले ग्राफ को, और नीचे वाला ग्राफ किसको दर्शा रहा है, लेफ्ट साइड वाले को, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका अगर c की वैल्यू आप 1 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3n³, और 3n³ का वैल्यू क्या होगा, हमेशा और हमेशा 2n³ प्लस n से बड़ा ही रहेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट टू यू, गेटिंग माई पॉइंट, कि यहाँ अगर n का वैल्यू 2 ले लेते हैं, c का वैल्यू यहाँ क्या ले लिया आपने 2, तो ये क्या हो जाएगा 2n³, और 2n³ हमेशा 2n³ प्लस n से बड़ा ये 2n³ कभी होगा ही नहीं। तो ये कब बड़ा होगा, जब c की वैल्यू क्या हो 3 हो, तब आप कहोगे कि यस मैम 2n³ प्लस n जो है हमेशा हमेशा क्या होगा, लेसर देन 3n³। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, ये यहाँ 2n³ है, यहाँ कितना हो गया 3n³ हो गया, ठीक है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2n³ माइनस 3n³, तो ये क्या हो गया आपका n लेस देन इक्वल टू, है ना, ये n है और इसको इस तरफ ले आइएगा तो क्या हो जाएगा n लेस देन इक्वल टू n³, यानी कि n का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और जो आपका c का वैल्यू है वो क्या है हमेशा 3। तो आप क्या कहेंगे कि ये जो f ऑफ n है इसके करस्पॉन्डिंग g ऑफ n क्या होगा, c इंटू जी ऑफ n। तो आप कहोगे मैम g ऑफ n जो होगा वो n³ होगा और c के जगह क्या वैल्यू होगा 3 होगा। तो यही आपका वर्स्ट केस एनालिसिस है कि ये जो फंक्शन है ये क्यूबिक है, n का वैल्यू आप जो कुछ भी लोगे तो ये कैसे बढ़ते जाएगा, ये क्यूबिक टर्म में बढ़ते जाएगा इसका टाइम, है ना। अगर इसका मतलब आप ऐसे समझिए ना कि अगर आप इनपुट 2 लेते हैं, 2 यूनिट इनपुट लेते हैं आप, ठीक है, तो 2 यूनिट इनपुट में आपका जो 2 यूनिट इनपुट में आपका क्या होगा कि जो नंबर ऑफ यूनिट टाइम यूनिट लगेगा वो n³ यानी 8 यूनिट टाइम लगेगा। अगर आपने इनपुट 3 लिया तो नंबर ऑफ इनपुट क्या हो जाएगा 3 के पावर q यानी 27 यूनिट टाइम लेगा। अगर आपने 4 इनपुट लिया तो ये एल्गोरिदम आपका जो टाइम लेगा वो क्या लेगा 4 के पावर क्यूब मैक्सिमम टाइम। दिस सेज दिस एनालिसिस, गेटिंग माय पॉइंट, कि ये जो फंक्शन है वो n³ का फंक्शन है, इसका मतलब आपका वर्स्ट केस में इतना टाइम आपका एल्गोरिदम क्या करेगा कंज्यूम करेगा। तो ये आपका एनालिसिस करने का तरीका होगा जब भी आप मोर देन 1 एल्गोरिदम को एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पर्टिकुलर काम के लिए बनाएंगे आप, तो उसमें आपको एनालिसिस इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके सेकेंड सेमेस्टर में यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में ही आप लोग को पढ़ना था फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट, जिसमें आपको पूरे सर्चिंग एल्गोरिदम पढ़ने थे, और सर्चिंग एल्गोरिदम को आप वहां पढ़े और फिर इसमें एनालिसिस करके देखें कि विच वन इज बेटर। तो मैंने आपको बार बार कहा है कि पूरे जितने सर्चिंग एल्गोरिदम आपके सिलेबस में दिए हुए थे मैंने एक एक सर्चिंग एल्गोरिदम को बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके समझाया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देखें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सब। यू कैन नॉट एस्केप ऑल दिस कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ब्रांच स्टूडेंट, ओके। तो आपको समझ में क्या आ गया, मैं एक बार फिर से रिव्यू करती हूँ। आपको ये समझ में आ गया मेरे बच्चे कि ये जो एनालिसिस है ये हमने बिगो मतलब वर्स्ट केस एनालिसिस, हम एनालिसिस ये किए हैं कि हमेशा जो एल्गोरिदम का टाइम होगा वो क्या होगा ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ज्यादा होगा कि मतलब उससे ज्यादा कभी टाइम लगेगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ के बाद देखिए ये हमेशा इसका ग्राफ क्या है c इंटू जी ऑफ n का हमेशा बड़ा रहेगा, ठीक है ना, और fn का क्या होगा कम रहेगा। fn आपको दिया रहेगा, c इंटू जी एन को आपको कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ n। ये gn फंक्शन नया फंक्शन आप निकालेंगे और ये फंक्शन भी किसके टर्म में निकालेंगे n के टर्म में, c का भी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस केस में f ऑफ n आपका 2n³ प्लस n दिया हुआ है, तो आपने g ऑफ n क्या निकाला 3n³ निकाला, है ना। तो 3n³ के वैल्यू के लिए आपका जो ये फंक्शन है वो टाइम हमेशा क्या होगा, ये 3n³ हमेशा बड़ा होगा, ठीक है ना।
2nq प्लस n से, इससे ज्यादा टाइम कभी भी आपका एल्गोरिदम नहीं लेगा। अब ये जो फंक्शन निकला, ये एनालिसिस हमको क्या बताता है कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो nq टाइम का एल्गोरिदम है, यानी इनपुट जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसका टाइम कैसे कैसे बढ़ेगा। अगर आपका इनपुट 1 होगा तो 1 यूनिट टाइम लगेगा, इनपुट 2 होगा तो nq का मतलब कितना हो गया, उस एल्गोरिदम को रन करने में 8 यूनिट से ज्यादा का टाइम कभी नहीं लगेगा। ठीक है, इनपुट 3 रहेगा तो इस एल्गोरिदम को रन करने में 27 यूनिट से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 3 के पावर 3 इसका मैक्सिमम टाइम लिमिट है आपके एल्गोरिदम का। कैसे निकाले सो आपने देख लिया, आपके लिए ये सब नया है, तो अगर आपको 2 बार वीडियो देखना पड़े, इस चीज को 2 बार देखना पड़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्टिंग में हर आदमी को समझने में थोड़ा वक्त लगता है, तो हैव पेशेंस, डू हार्ड वर्क कंटिन्यूअसली, राइट। पढ़ाई आसान नहीं होता है, इसको अगर एक के अलावा 2 बार देखना पड़े तो फील फ्री टू वॉच इट, ओके। इसीलिए मैं हमेशा इसको अपलोड कर देती हूँ। सेकेंड वन है आपका बिगो नोटेशन, ठीक है। बिगो नोटेशन इसका यूज किस लिए होता है, तो अभी अभी मैंने बोला था कि ये वर्स्ट केस रनिंग टाइम है, आपके 10 किताब में पहले ही किताब मैच कर गया, तो इससे कम टाइम आपके एल्गोरिदम का कभी नहीं लगेगा, है ना। तो वर्स्ट केस में क्या होगा, ये बेस्ट केस कहलाता है। तो इसमें क्या होगा कि देखिए इस पॉइंट के बाद ये क्या है, ये n का ही एक वैल्यू है कि n की इस वैल्यू के लिए, ठीक है, इसके बाद हमेशा और हमेशा ये क्या होगा, एफ ऑफ एन जो दिया हुआ है आपका, उससे c इंटू जी ऑफ एन का वैल्यू हमेशा क्या होगा, लेजर होगा, कम से कम होगा। क्लियर है? तो ये ओमेगा जी ऑफ एन आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपका क्या लिखा है हमने कि इस केस में क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एन, है ना। ये ग्राफ देख के आपको क्या लग रहा है कि आपको एफ ऑफ एन क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए, किससे, सी इंटू जी ऑफ एन से। यहाँ क्या था आपका, इस केस में एफ ऑफ एन हमेशा क्या था, लेसर था, किससे, सी इंटू जी ऑफ एन से। ये वर्स्ट केस था, लेकिन ये बेस्ट केस है। इसमें क्या हो रहा है, एफ ऑफ एन हमेशा क्या हो रहा है, बिगर हो रहा है, ठीक है ना। तो अब इसको आप कैसे लिखिएगा, एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एन। एफ ऑफ एन तो आपको फिर से गिवन है 2nq प्लस एन, तो इसको प्यार से लिख दीजिए 2nq प्लस एन। अब यहाँ देखिए आप n का कौन सा c का कौन सा वैल्यू लीजिएगा जिससे कि आपका ये जो फंक्शन है ये हमेशा क्या हो, एफ ऑफ एन बिगर हो। तो आपने यहाँ c के जगह 2 ले लिया और g ऑफ n के जगह क्या ले लिया, nq ले लिया। हमेशा इसमें से बड़ा वाला जो कोफिशिएंट होगा उसको लेना है, बड़ा वाला टर्म को लेना है, nq सबसे बड़ा है तो इसको लेना है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ c का वैल्यू अगर आपने 2 लिया तो 2nq से ये ऑलवेज बिगर होगा, n का वैल्यू ये जो फंक्शन है 2nq प्लस n है, दैट इज वाई 2nq से ये हमेशा क्या होगा, ये बड़ा ही बड़ा होगा। तो इसमें अब कोई बच्चा कहेगा कि मैम इसमें अगर nq हमने लिख दिया तो वो क्या होगा, वो भी बड़ा होगा, उससे भी ये बड़ा होगा, तो बिल्कुल उससे भी बड़ा होगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ठीक है ना। 1 के वैल्यू के लिए भी, सी के 2 वैल्यू के लिए भी, सी के 3 वैल्यू के लिए भी ये क्या है, हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपका क्या है, सबसे छोटा लोअर बाउंड जो सबसे बड़ा जो लोअर बाउंड होगा वो क्या है, वही आपको लेना है, ठीक है। तो इसमें भी आपका जो फंक्शन आया, इस केस में भी वो क्या, किसके मल्टीपल में आया, एनक्यू के ही टर्म में आया। तो बेस्ट केस में भी ये एल्गोरिदम जो है वो एनक्यू के ही टर्म में काम करेगा, ठीक है। एंड लास्ट वन इज कॉल्ड थीटा नोटेशन। देखिए थीटा नोटेशन क्या होता है, ये एवरेज एनालिसिस है। ये जो है ना, ये ना तो हमेशा बेहतर देगा ना ये आपको बेस्ट देगा, खराब देगा, वर्स्ट भी नहीं देगा और बेस्ट भी नहीं देगा, ये एवरेज देगा, ठीक है। एवरेज एनालिसिस कैसे निकाला जाता है, तो ये देखिए, ये एवरेज जो होगा ये दोनों बाउंड के बीच में आएगा। ये ग्राफ में क्या है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट एक लेना चाहिए था, ये थोड़ा डॉटेड लाइन आगे शिफ्ट हो गया है। इस पॉइंट से ये डॉटेड लाइन आप मान के चलिए जहां से आपका ग्राफ क्या है, देखिए ये पर्टिकुलर पॉइंट है जहां से आपका ग्राफ का क्या है, जी एफ ऑफ एन जो है वो इन बिटवीन किसके है, C1 इंटू जी ऑफ एन के और C2 इंटू जी ऑफ एन के। ये बेस्ट और वर्स्ट केस के बीच का एनालिसिस है। इसको कैसे किया जाता है, तो इसको करने का तरीका होता है कि आप एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए आप निकालिए टाइम एनालिसिस कितना हुआ, दूसरे के लिए निकालिए, तीसरे के लिए निकालिए, 3 इनपुट के लिए कितना टाइम आपका लगेगा, 4 इनपुट के लिए आपका कितना टाइम लगेगा, 5 इनपुट के लिए आपका कितना टाइम लगेगा।
6 इनपुट के लिए आपका कितना टाइम लगेगा, उसी तरीके से आप निकालिए n इनपुट के लिए आपका कितना टाइम लगेगा, और सबको क्या करिए, ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद उन सबको n से डिवाइड कर दीजिए, एंड दिस विल गिव यू एवरेज केस एनालिसिस। समझे? तो ये हमेशा किसके किसके बीच लाई करेगा, तो C1 इंटू जी ऑफ एन फंक्शन और C2 इंटू जी ऑफ एन फंक्शन के बीच लाई करेगा। तो इसी बात को देखिए हमने यहाँ ऊपर लिखा है, ठीक है। इसको कैसे लिखा गया कि ये जो फंक्शन है आपका गिवन, ये हमेशा किससे बड़ा होगा, C1 इंटू GN से बड़ा होगा, है ना, और ये छोटा किससे होगा, तो C2 इंटू GN से छोटा होगा। तो फॉर सेम एग्जांपल आपने क्या लिखा है, 2nq इज लेस देन इक्वल टू ऑलवेज 2nq प्लस n, एंड 2nq प्लस n इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3nq, है ना। तो यहाँ C1 की वैल्यू आपने क्या लिया 1 और C2 की वैल्यू आपने क्या लिया 3। तो इन दोनों कोफिशिएंट के लिए, इन दोनों कांस्टेंट के लिए ये पैरामीटर जो है, ये जो फंक्शन है, ये हमेशा क्या करेगा, बीच में ये लाई करेगा। तो ये आपका एवरेज केस एनालिसिस को दर्शाता है। लेकिन यहाँ पर भी इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए आपका जो फंक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो देखिए NQ का ही फंक्शन आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि फॉर दिस एग्जाम्पल आपका जो बिगो नोटेशन है दैट इज ऑल्सो NQ, ओमेगा नोटेशन इज ऑल्सो ऑफ द फंक्शन ऑफ NQ, और जो आपका थीटा नोटेशन है वो भी NQ के फंक्शन है। यानी कि इस पर्टिकुलर केस में ये सब का सब क्या है, सेम है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जब अपन डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे या जो आपने सॉर्टिंग एल्गोरिदम अभी तक आपने पढ़ा है, तो उसमें क्या होता है, बेस्ट और वर्स्ट और जो एवरेज एनालिसिस है उसमें वेरिएशन आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अब इस बात को आगे हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर पर कंटिन्यू करेंगे। आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, कुछ तो आइडिया जरूर मिल गया आपका एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा तो जरूर पता पड़ा है। और ये चीज यहीं पे समाप्त नहीं होता है, जैसे जैसे हम लोग डेटा स्ट्रक्चर लेते जाएंगे, हर एक डेटा स्ट्रक्चर अपने आप में एक एल्गोरिदम होगा, और हर एल्गोरिदम को हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। तो कल जो आपको पढ़ाएंगे वो फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर मैं बताऊंगी, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से ही अपन शुरू करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड स्टैक। तो पहले हम लोग स्टैक क्या होता है ये समझेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड देन आफ्टर उसके ऊपर हम लोग टाइम एनालिसिस करेंगे इसी तरीके से, ठीक है, कि इस एल्गोरिदम को रन करने में कितना टाइम लगेगा, और वो टाइम फंक्शन किसका होगा, इनपुट का, कि इनपुट हम कितना देंगे तो कितने इनपुट के लिए कितना टाइम लगेगा। जैसे इसमें NQ आ रहा है तो आपको बोला ना मैंने कि एक इनपुट के लिए 1 यूनिट टाइम लगेगा। अगर n की वैल्यू 2 है, यानी कि नंबर ऑफ इनपुट 2 है, तो उसका जो टाइम यूनिट है वो कितना लग जाएगा, 2 के पावर 3 यानी 8 यूनिट। तो यही इसका मेन पर्पस होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस लेक्चर को मैं अभी यहीं पे समाप्त करती हूँ, और कल हम लोग स्टैक को शुरू करेंगे, ठीक है। तो होपफुली हम लोग बहुत आपको समझ में आ गया होगा, तो जरूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, है ना। और हम लोग इसको कल नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।